हाय स्टूडेंट। आज हमारी सेकंड क्लास है। ये कौन सी क्लास है हमारी? डीसी थ्योरी की सेकंड क्लास। ठीक है स्टूडेंट, कौन सी क्लास चल रही है हमारी? सेकंड क्लास। इस सेकंड क्लास में आज हम पढ़ेंगे कि विद्युत कार्यों में उपकरणों का संयोजन। देखो, विद्युत कार्यों में उपकरण, विद्युत का कोई भी कार्य हो, जैसे हमारे पास प्रतिरोध है, हमारा इंडक्टेंस है, हमारा कैपेसिटेंस है, यानी आल जो भी ये जो उपकरण है, इसका अपन संयोजन का मतलब जोड़ना। जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। और हम इस थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं स्टूडेंट कि हमारा ये चैनल नीरज ऑनलाइन क्लासेज के नाम से है। जो भी आपको, देखो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, रात रात को क्लास लगाते हैं, ठीक है। और हमारा ये जो वीडियो है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आपसे हम यही आशा रखते हैं कि आपको जो भी हम क्लास लगा रहे हैं ये आपको अच्छी लगेगी और आपको पढ़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और टेक्निकल की जैसे आप स्टूडेंट टेंशन मत लिया करो। देखो, हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप पढ़ते रहो हमारे साथ साथ, ठीक है स्टूडेंट। अगला देखो, हमारा टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का। नंबर 1 ले लेते हैं सबसे पहले, प्रतिरोध। प्रतिरोध को अपन इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। इसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। इसका मात्रक क्या है हमारे पास? ओम, ठीक है, यानी ओम, ठीक है। और क्या करता है ये? धारा की प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। देखो, इसकी थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया मैंने, लेकिन अब देखते हैं संयोजन। इसका संयोजन दो प्रकार से करते हैं। ठीक है, नंबर 1 देखते हैं हम, श्रेणी संयोजन। नंबर 2 समांतर संयोजन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, मैं सबसे पहले यही बांट लेता हूँ आपको, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। देखो, ये हम आपके बारे में बता दिया, प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। इसके बारे में देखो, मैं श्रेणी समांतर और समांतर का मैं दोनों पढ़ाऊंगा। देखिए, इसको मैं थोड़ा ऊपर से लेता हूँ, ठीक है। श्रेणी संयोजन, दूसरा समांतर संयोजन, ठीक है। श्रेणी संयोजन देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इसका ये याद रखना है, ये होता है R1 R2 R3, ठीक है। ये मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ सबसे पहले। R1 R2 R3, ठीक है। इस समांतर क्रम में मैंने 3 प्रतिरोधों को जोड़ दिया एक, और ये मैंने श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ दिया, ठीक है। अब सबसे बारे में हम ये चीज़ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक तो होती है धारा, ठीक है, एक होती है वोल्टेज। इसमें भी धारा और वोल्टेज। देखो स्टूडेंट, मैंने इसमें धारा प्रवाहित करूँगा आई, तो इसमें क्या होगी धारा? इसमें क्या? इसमें धारा क्या होगी? समान हो जाएगी। देखो, धारा यदि समान हो जाएगी तो जैसे मैं देखता हूँ हमारे पास, जैसे धारा सभी में क्या होगी? समान हो जाएगी, ठीक है। इसमें आई गया, इसमें आई गई, लेकिन वोल्टेज अलग अलग। धारा समान और वोल्टेज अलग अलग। इसमें धारा अलग अलग
और वोल्टेज समान। देखते हैं हम। देखो मैंने दोनों, ये स्टूडेंट आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे मैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को एक साथ लेके चल रहा हूँ, इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आप देखो आगे। मैं स्टूडेंट ये ले लेता हूँ कि इसमें क्या होगी कि मैंने सुना है कि V बराबर RI होता है। ठीक है, समझ में आई? तो यानी इसमें वोल्टेज अलग अलग है, तो V बराबर RI होता है। ये क्या है? ओम का नियम। ठीक है, V बराबर RI होता है तो वोल्टेज सभी में अलग अलग, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V1 V2 V3। ठीक है, V बराबर मैं क्या लिखूँ? RI लिख सकता हूँ। ठीक है, इसकी बराबर R, इसमें धारा समान है इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ? R1I R2I प्लस R3I। ठीक है, तो ये मैं क्या करता हूँ? RI R सभी में I कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, I से मैं I काट दूँ, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो स्टूडेंट, ये आपके लिए इसमें कुछ दिक्कत आ रही हो तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। इसी प्रकार मैं इसको ले लेता हूँ। देखो इस समांतर क्रम में क्या होगा, मैंने बताया कि धारा अलग अलग होती है और वोल्टेज समान होती है। तो धारा अलग अलग कर दूँ मैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो मैं एक ओम के नियम से मैंने पढ़ा था V बराबर RI, तो I बराबर क्या होता है? V बटे R। ये पढ़ा था मैंने ओम का नियम से। ठीक है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ V बटे R। V वोल्टेज क्या है? समान है, तो धारा क्या है? अलग अलग। V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। ठीक है, V बटा R बराबर V बाहर ले लिया, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो मैं V से V काट दूँ तो 1 बटा R। देखो ये आपको यहाँ से मुझे लगता है दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ अपन, यानी 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 1 बटा R3। हाई स्टूडेंट, इसमें मैंने 3 फार्मूला, आपको 2 फार्मूला मैंने बता दिए हैं। देखो 2 फार्मूले में आपको मैंने लिखा दिया है कि ये होगा हमारा समांतर क्रम का, ये होगा हमारा श्रेणी क्रम का। ठीक है, यानी 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे R3। देखो हमारे पास R1 R2 R3 का मान होता है, उनको R ज्ञात कर सकते हैं। R1 R2 R3 का मान होता है, वो R ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और है, यदि हमारे पास 2 प्रतिरोध हो, इसमें तो कितने? 3 है। यदि 2 प्रतिरोधों को सीधा फॉर्मूला अपन ऐसे निकाल सकते हैं, R1 R2, ऐसे नहीं, हाँ, R1 R2 R1 प्लस R2 बराबर R। ठीक है, इससे भी मैं आपको 2 प्रतिरोधों का एक समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला है। आपको स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा कि तो जब 3 प्रतिरोधों को एक श्रेणी क्रम में एक समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। ठीक है, वैसे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, आ रही हो तो हमें कमेंट वैसे एक बार और बता देता हूँ। R1 R2 R3 3 प्रतिरोधों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा है मैंने, धारा इसमें समान होती है, वोल्टेज अलग अलग होती है। ओम के नियम से मैंने ये पढ़ा ही दिया आपको, V बराबर RI होता है, तो इसी प्रकार वोल्टेज अलग है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर क्या है? RI, R1I R2I R3I, I सभी में कॉमन है, I कॉमन ले लिया मैंने, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसी प्रकार ये समांतर क्रम का है। समांतर क्रम में 3 प्रतिरोधों को मैंने जोड़ दिया,
धारा बराबर अलग अलग है, वोल्टेज समान है, तो मैंने धारा अलग ली है, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर मैंने ओम के नियम से निकाल ही दिया है, V बटे आर, तो V बटे आर बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। V बटे आर लिखा मैंने, तो V सभी में समान है, V कॉमन ले लिया, 1 बटे आर प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, तो V से V काट दिया, तो 1 बटे आर बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इसी प्रकार स्टूडेंट ये आपको समझ में आ होगा, वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे कॉपी पेन लेकर बैठा करो और आप इसे उतार लिया करो। ठीक है स्टूडेंट, आपके ये समझ में आ गया होगा, हमें थोड़ा इसके बारे में ऐसे पता है। अगला लेते हैं हम संधारित्र का संयोजन। ठीक है, संधारित्र का संयोजन मैं आपको वैसे भी बताऊं तो आपको वैसे कूलाम के नियम से निकलेगा, लेकिन मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता दूं तो और भी सही रहेगा। इसका सिंबल क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको, ठीक है, देखो ये श्रेणी संयोजन, ये प्रतिरोधों के बारे में बताया था कि इसका प्रतिरोध होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम संधारित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। ये संधारित्र क्या होता है, देखो संधारित्र को अपन C से प्रदर्शित करते हैं, किससे, संधारित्र को अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, कैपेसिटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, कैपेसिटर। इसे के C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक कूलाम होता है। अब इसका मात्रक नहीं, फैराडे होता है, इसका मात्रक कूलाम नहीं होता, इसका मात्रक फैराडे होता है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, पिकोफैराड। देखो एक पिकोफैराड में 10 की पावर 12 होती है। एक माइक्रोफैराड है, माइक्रो का मतलब एक नैनोफैराड है, 10 की पावर -9, एक माइक्रोफैराड 10 की पावर -6। ठीक है, ये आपको बताएं, नैनो, पिको, डेका, हेक्टा, ये सभी आगे इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, अगला है अब इस संधारित्र किसे कहते हैं, कुछ नहीं है इसमें। देखो संधारित्र का मतलब जैसे कैपेसिटर होता है, हमारे पंखों में, कूलरों में, मोटरों में आदि में कैपेसिटर क्या काम करता है, जो किसी चीज़ को चलाने का काम करता है, यानी थोड़ी देर के चलाता है ये, जो नहीं स्टार्ट करने का, स्टार्ट माने स्टार्टर मतलब स्टार्ट करता है। संधारित्र क्या करता है, स्टार्ट, यानी एक ऐसा उपकरण जिसमें क्या करता है अपन, इकट्ठा करना, किसी आवेश का इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है अपन, संधारित्र। आवेश का इकट्ठा करने को क्या कहते हैं अपन, संधारित्र। अब संधारित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। श्रेणी क्रम में यदि मेरे पास 3 श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले मैं आपके थोड़ा सा विस्तार से आपको फॉर्मूला तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c3। ठीक है, और वैसे इसका CT बराबर C × N होता है, नहीं C/N होता है, N/C होता है। ठीक है, अब एक समांतर क्रम का मैं सीधा बता देता हूँ, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका होता है C बराबर CT बराबर N × C। ठीक है,
ये आपके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये श्रेणी क्रम होता है, इसका इकाई फैराड होती है, ये सिंबल, इसका सिंबल स्टूडेंट ये होता है। ठीक है, संधारित्र के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। संधारित्र क्या होता है? देखो संधारित्र कुछ नहीं होता, आवेश को इकट्ठा करने को ही संधारित्र कहते हैं। संधारित्र का मात्रक फैराड होता है। ठीक है, फैराड का सिंबल मैं आपको बता ही दिया। ये आपको बारे में अपन देखते हैं, पंखे में 2.5 माइक्रो फैराड का होता है, फर्राटे पंखे में 3.15 माइक्रो फैराड का होता है, कूलरों में 4.15 माइक्रो फैराड का होता है। इसी प्रकार धीरे धीरे जो बड़ी बड़ी चीज़ होती है उसमें माइक्रो फैराड जो बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको ये बता ही दिया है कि श्रेणी क्रम का ये सूत्र है। वैसे मैं इसे निकालूंगा तो थोड़ा बड़ा पड़ेगा, लेकिन आप तो सीधे ये याद रखना है कि मेरे पास 3 संधारित्र है, उसका कुल संधारित्र ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। इससे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा प्रेरकत्व। देखो एक प्रेरकत्व का भी एक संयोजन होता है। प्रेरकत्व के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। आज स्टूडेंट मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है, आपको धीरे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप नाराज़ मत होना। ठीक है, और वैसे आपको नाराज़ मैं करूँगा भी नहीं, और जो भी आप इस वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। ठीक है, मरते दम तक हम हमारे आपके साथ हैं, जो भी हम आपको पर डे वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, और वैसे कोई दिक्कत आने नहीं देंगे, तैयारी हम आपको बढ़िया कराएंगे। ठीक है, लेकिन आपका भी थोड़ा सपोर्ट रहेगा। आप जो भी वीडियो देखें इसे पूरा देखें। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रेरक, इसे बोलते हैं वो इंडक्टेंस। ठीक है, इसे अपन कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, आप पूछो सर प्रेरकत्व क्या होता है? कुछ नहीं होता, प्रेरकत्व भी एक इंडक्टेंस होता है। ठीक है, इसके बारे में बताया थी, कैपिटल एल से प्रदर्शित मात्रक हेनरी होता है। प्रेरकत्व देखते हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम। समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 होता है, और इसका 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 होता है। ये होता है हमारा प्रेरकत्व। प्रेरकत्व मात्रक हेनरी कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। श्रेणी क्रम में जैसे मेरे पास 3 प्रेरकत्व का मान है, तो कुल प्रेरकत्व ज्ञात कर देंगे श्रेणी क्रम में, और हमारे पास समांतर क्रम का ये समांतर। ठीक है, अगला स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा, हेनरी को अपन एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। श्रेणी क्रम में आपको बता ही दिया हूँ मैं आपको, कुल याद करने के लिए LT L इंटू एन हो जाएगा, और इसमें LT बराबर N/L हो जाएगा। N बराबर क्या है इसमें? इसमें उसका मान है, जो संख्या है, कुछ नंबर्स, कितनी संख्या है। ठीक है, L यानी जिसका मान है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट। अगला है हमारा संयोजन, ये आपको बता दिया। अगला है हमारा किरचॉफ का नियम। देखो किरचॉफ का नियम के बारे में अपन आपको पढ़ाएंगे। किरचॉफ का नियम 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जब कहीं भी किसी भी परिपथ में जब हमारा ओम का नियम लागू नहीं होता है, तो अपन क्या करते हैं, किरचॉफ का नियम ही अपन प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, अगला है हमारा किरचॉफ का नियम। ये है नियम रूसी नामक
वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है। जब किसी परिपथ में ओम का नियम यूज नहीं लेते हैं तो वहाँ किरचॉफ का नियम यूज लेते हैं। किरचॉफ का नियम यूज लेते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अपन ओम का नियम ये यानी दो भागों में बांटेगा। नंबर 1 किरचॉफ का नियम प्रथम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। देखो किरचॉफ का प्रथम नियम में कुछ नहीं है, नोड से जाने वाली धारा बराबर नोड से जाने वाली नोड से आने वाली धारा का योग बराबर। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है 6। ये है बिंदु से जाने वाली धारा बराबर बिंदु की ओर जाने वाली धारा बराबर होती है। ठीक है। जैसे I1 I2 I3 I4 I5 और I6। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये I1 अंदर की तरफ जा रहा है, I2 I3 बराबर I4 I5 I6। ठीक है। बिंदु से जाने वाली धारा बराबर बिंदु की ओर से जाने वाली धारा कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम में कुछ नहीं है, नोड से जाने वाली धारा बराबर नोड की ओर आने वाली धारा का योग क्या हो, बराबर हो, उसे अपन क्या कहते हैं, अपन किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है। अगला है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम में भी कुछ नहीं है स्टूडेंट। किसी परिपथ में जब सभी उपकरण पर वोल्टेज बैटरी के बराबर हो, ये किरचॉफ का नियम है। दूसरा भी, यानी वोल्टेज खर्च परिपथ में लगी बैटरी के बराबर हो, यानी I1 + I2 + I3 बराबर E। अगला देखो स्टूडेंट, किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम कुछ नहीं है, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये अपन ऐसे जा रहा है। देखो इसमें स्टूडेंट दिशा पर सबसे ध्यान रखना है अपने पास, यानी इसकी दिशा कैसे जा रही है, यानी इसकी दिशा अपन ऐसे करते हैं, प्लस से कैसे आ रही है, माइनस की ओर। ठीक है। प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, और ये माइनस से प्लस की ओर। इसे अपन I1 R1 कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसे अपन I1 R1 कह सकते हैं, इसे I1 R2 कहते हैं, इसे अपन I1 R3 कहते हैं। ये I1 I2 R2 I3 R3। ठीक है, कुछ नहीं है, ये याद रखना है, I1 R1 + I2 R2 - I3
R3 बराबर E होता है। यही हमारे पास किरचॉफ का द्वितीय नियम। एक चीज़ याद रखना, किरचॉफ का द्वितीय नियम AC व DC दोनों पर कार्य करता है, जबकि ओम का नियम भी क्या करता है स्टूडेंट, AC व DC दोनों पर ही काम करता है। एक इम्पोर्टेंट हमारे पास इसमें टॉपिक आ गया है कि नोट डाल के लिख लेता हूँ मैं, नोट किरचॉफ का नियम AC व DC दोनों पर लागू होता है। ठीक है, ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है, AC व DC दोनों पर लागू होता है। ये इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक है हमारा कौन सा, ये हमने ये पढ़ ही लिया। अगला है हमारा एक व्हाइटस्टोन ब्रिज। ये देखो, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, व्हाइटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हाइटस्टोन ब्रिज के बारे में आज हम अपन पढ़ेंगे, क्या होता है व्हाइटस्टोन ब्रिज। देखो, व्हाइटस्टोन ब्रिज कुछ नहीं है, देखो व्हाइटस्टोन ब्रिज का चित्र बना लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर आई गया, यहाँ पर I1, ठीक है। अगला स्टूडेंट इसमें यही है, I1 I2 I3, ये इधर से भी आई गया। ठीक है, ये व्हाइटस्टोन ब्रिज हो गया। अब व्हाइटस्टोन ब्रिज देखो, इसमें क्या होता है, यह एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह पोस्ट ऑफिस बॉक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, अज्ञात प्रतिरोध। A/B C/D। ठीक है स्टूडेंट, इस फॉर्मूला है हमारे पास, A/B और BC/D। इसमें अपने पास एक BCD किसी का मान दे रखा हो, अपन इसमें अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, P/Q R/S। तो इसी प्रकार R बराबर ज्ञात करना है तो PS बराबर QR, तो R बराबर हो जाएगा PS/Q। ठीक है, ये हमारा व्हाइटस्टोन ब्रिज है। अगला हमारा देखो, ये व्हाइटस्टोन ब्रिज आपके बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। वैसे स्टूडेंट, आज की वीडियो यहाँ तक ही है। अगली क्लास में अपन, नेक्स्ट क्लास अपन जब चालू करेंगे, इसमें अपन कार्य, ऊर्जा, शक्ति और कई इसमें विद्युत शक्ति के बारे में बताएंगे अपन। ठीक है, कल ये हमारी क्लास वैसे समाप्त हो जाएगी। कल अपन अभ्यास क्वेश्चन भी कर लेंगे अगली क्लास में, इसके जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे आते हैं, और कुछ अपन इसके महत्वपूर्ण टॉपिक भी पढ़ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको बेहतर इस वीडियो को देखने में बहुत खुशी होगी, और आपके मुझे लगता है कि समझ में आया होगा अच्छा।
अच्छी तरह से, ठीक है। ऐसे अपन हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। बाय।